नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 14वें पाठ जिसका नाम है आर्यभट्टः, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले भाग में एक पदेन उत्तरत अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा से उदय होता है? एक शब्द में इसका उत्तर है पूर्वस्याम अर्थात पूर्व दिशा से। दूसरा प्रश्न है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पर थी? इसका एक शब्द में उत्तर है पाटलिपुत्रे अर्थात पाटलिपुत्र में। तीसरा प्रश्न है, महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच कः अस्ति। अर्थात महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता कौन हैं? इसका एक शब्द में उत्तर है आर्यभट्ट। चौथे प्रश्न में आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था, कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इसका उत्तर है आर्यभटीयम। अंतिम प्रश्न, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे देश के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। अभ्यास के दूसरे भाग में पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, क सुस्थापितः सिद्धांतः। वो कौन सा सिद्धांत है जो भली भांति स्थापित है, जिसे सभी भली भांति जान चुके हैं? इसका उत्तर है सूर्य अचलः पृथ्वी च चला इति सुस्थापितः सिद्धांतः। अर्थात सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चला अर्थात गतिमान है। ये सुस्थापित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहणम कथम भवति। चंद्रग्रहण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है यदा पृथिव्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्रग्रहण होता है। तीसरा प्रश्न, सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्यग्रहण किस प्रकार दिखाई देता है? इसका उत्तर है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापतेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्यग्रहण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम् अभवत्। आर्यभट्ट का किस लिए विरोध हुआ? इसका उत्तर है नवीन विचाराणां प्रदानात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। क्योंकि आर्यभट्ट ने नए विचारों को प्रस्तुत किया था और उस समय के लोगों ने उन्हें स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव किया, इसलिए उन सब ने आर्यभट्ट का विरोध किया। इस भाग का अंतिम प्रश्न, प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम्। हमारे देश के पहले उपग्रह फर्स्ट सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है आर्यभट्टस्य सिद्धान्ते तस्मिन् च आदरार्थं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अर्थात आर्यभट्ट के सिद्धांतों और उनके प्रति आदर को दर्शाते हुए हमारे देश के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। अभ्यास के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला वाक्य है, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। अर्थात सूर्य पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। यहाँ पश्चिमायाम को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है, सूर्य किस दिशा में जाकर अस्त हो जाता है? अर्थात सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। दूसरा वाक्य,
पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः। अर्थात पृथ्वी स्थिर है, ये घूम नहीं रही है। इस प्रकार की परंपरा के द्वारा लोगों की विचारधारा प्रचलित थी। यहाँ परंपराया को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है, पृथ्वी स्थिर है, इस प्रकार की किसके द्वारा लोगों की विचारधारा प्रचलित थी? अर्थात पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। तीसरे वाक्य में आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। अर्थात आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यहाँ गणित ज्योतिषा को अंडरलाइन किया गया है, जिसके आधार पर प्रश्न बनता है, आर्यभट्ट का योगदान किस से संबंधित है? अर्थात आर्यभट्ट से योगदानम केन संबद्धम वर्तते। अगले वाक्य में समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अक्सर सामान्य व्यक्ति कठिनाई का अनुभव करते हैं। यहाँ सामान्य जनः को रेखांकित किया गया है, जिसके आधार पर प्रश्न बनता है, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में कौन कठिनाई का अनुभव करते हैं? अर्थात समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। अगला वाक्य है, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापतेन सूर्यग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी सूर्ययोः को रेखांकित किया गया है, इसके आधार पर प्रश्न बनता है, किन दोनों के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण होता है? अर्थात कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापतेन सूर्यग्रहणं भवति। चौथे भाग में मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स में से उचित शब्दों को चुनते हुए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले रिक्त स्थान में सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशि च अस्तम गच्छति। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। दूसरे रिक्त स्थान में सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है, यानी कि सूर्य चल नहीं सकता, ये स्थिर है, और पृथ्वी चला है, यानी कि ये गतिमान है। तीसरा रिक्त स्थान, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। चौथे रिक्त स्थान में यदा पृथिव्याः छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अंतिम रिक्त स्थान में नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। नाव पर बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर मान लेता है। अभ्यास के 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है ग्रंथोऽयम्। इसका संधि विच्छेद होगा ग्रंथः जमा अयम्। दूसरे शब्द आर्यभटस्यापि। इसका संधि विच्छेद है आर्यभटस्य जमा अपि। तीसरे शब्द तथैव का संधि विच्छेद होगा तथा जमा एव। इसी प्रकार कालातिगामिनी। इसका संधि विच्छेद होगा काल जमा अतिगामिनी। अंतिम शब्द प्रथमोपग्रहस्य। इसका संधि विच्छेद है प्रथम जमा उपग्रहस्य। छठे भाग के अ में अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे दिए गए पदों के विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है उदय। इसका विपरीत शब्द है अस्तः। अचलः। इसका विपरीत शब्द होगा चलः। अंधकारः का विपरीत शब्द हम सभी जानते हैं प्रकाशः।
इसी प्रकार स्थिरः इसका विपरीत शब्द है अस्थिरः। समादर का विपरीत शब्द होगा अनादर। इसी प्रकार आकाशस्य इसका विपरीत शब्द होगा पृथिव्यः। यहाँ आकाशस्य का अर्थ है आकाश का और पृथिव्यः का अर्थ है पृथ्वी का। विपरीतार्थक पदों के बाद अगले भाग आ में अधोलिखिता नाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, अर्थात नीचे दिए गए पदों के लिए समानार्थक पदों को पाठ में से चुनकर लिखिए। पहला पद है संसारे, अर्थात संसार में। इसके समानार्थक पद के रूप में पाठ में लोक के शब्द प्रयोग किया गया है। इसका भी वही अर्थ है संसार में। अगला पद इदानीम, इसका अर्थ है अब। इसके समानार्थक पद के रूप में पाठ में अधुना शब्द का प्रयोग है। इसका भी वही अर्थ है अब। तीसरा पद है वसुंधरा, जिसका अर्थ है पृथ्वी। वसुंधरा के समानार्थक पद के रूप में पाठ में पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले पद समीपम के लिए समानार्थक पद निकषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इन दोनों का एक ही अर्थ है पास में। अगले पद गणनम के लिए हम पाठ में आकलनम शब्द को देखते हैं। गणनम और आकलनम दोनों का एक ही अर्थ है गिनती। अंतिम पद है राक्षसौ। इसके समानार्थक पद के रूप में हम पाठ में दानवों शब्द को पढ़ चुके हैं। अभ्यास का 7वां और अंतिम भाग। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। पहला पद है सांप्रतम, अर्थात अब। इसके लिए हम वाक्य लिख सकते हैं सांप्रतम अहम विद्यालयम गच्छामि। अब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अगला पद निकषा, जिसका अर्थ है पास में। इसके लिए हम लिख सकते हैं विद्यालयम निकषा मंदिरम अस्ति, अर्थात विद्यालय के पास में एक मंदिर है। अगले पद परितः का अर्थ है चारों ओर। इसके लिए हम लिख सकते हैं ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इसके बाद उपविष्टः शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ है बैठना। इसके लिए हम लिख सकते हैं वृक्षस्य उपरि वानरः उपविष्टः अस्ति। वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। इसके बाद है कर्म भूमि, अर्थात कर्म क्षेत्र। इसके लिए हम लिख सकते हैं आर्यभटस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम अस्ति, अर्थात आर्यभट्ट का कर्म क्षेत्र पाटलिपुत्र है। अंतिम पद वैज्ञानिका के लिए हम लिख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिकः आसीत्, अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। तो ये था रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 14वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।